हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर कहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है तो वो साथ साथ में आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी आर देयर इन इंडिया? सो देखिए, यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, ये इसमें पूछा गया है। सो यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंडिया में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट और मेंटेन करने के लिए। हेडक्वार्टर यूजीसी का न्यू दिल्ली में है एंड इसके टोटल 6 रीजनल ऑफिसेस पूरे इंडिया में है। ओके, सो इसलिए सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम में 6 रीजनल ऑफिसेस के नाम भी पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला सेंटर जो है वो है आप लोगों का आसाम में, दूसरा है बैंगलोर, ठीक है, तीसरा आप लोगों को सेंटर मिलता है पुणे में, रीजनल ऑफिस जिसको बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव इन हैदराबाद, नेक्स्ट इज इन भोपाल और अगला है कोलकाता में। सो ये 6 रीजनल ऑफिसेस हैं यूजीसी के, जो कि आपको याद रखने हैं। Which of the following universities were established under the provision of the Act of Incorporation passed by Governor General and Viceroy Lord कैनिंग इन जनवरी 1857? अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए, 2 से 3 बार प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी यूनिवर्सिटीज और 1857 ये ईयर आप लोगों को मिल जाता है, तो बिना डिटेल में क्वेश्चन को गए आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 1857 में कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई थी। ओके, सो वो 3 यूनिवर्सिटी में सबसे पहली है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं थी, मद्रास यूनिवर्सिटी है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ईयर याद रख लो, यूनिवर्सिटीज के नाम याद रख लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, हाउ much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education? ओके, सो इसमें बोला है एनईपी 2020 के हिसाब से 2025 तक हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन का कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50, 40, 35 या 60? तो सही आंसर है 50%। ओके, सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next is, which one of the following reports addressed the academic, technical and administrative problems of examination system? So जितने भी examination systems हमारे इंडिया में है, उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको रिपोर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है?
ऑप्शंस है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, रिपोर्ट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सर्गेंट रिपोर्ट या फिर हरतोग कमेटी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम जो कि 1965 में बना था। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो कमेटीज हैं खासतौर पे सर्गेंट कमेटी या सर्जेंट भी इसको बोलते हैं और हरतोग कमेटी, इन कमेटीज पर और कमीशंस पर एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी जो भी क्वेश्चंस में इनके नाम और ईयर आ रहे हैं ये आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। Which committee was appointed by British government to survey on the growth of education in India? So ये as it is statement है एक कमीशन की जिसमें बोला गया है कि ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था जो फोकस करता था इंडिया में एजुकेशन की ग्रोथ के ऊपर कि कैसे इंडिया में एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। ऑप्शंस हैं चैटफील्ड कमीशन, फ्लोड कमीशन, बटलर कमीशन या फिर हरतोग कमीशन। तो सही आंसर बहुत आसान है दैट इज हरतोग कमीशन या हरतोग कमेटी। The National Assessment and Accreditation Council NAC is a constituent of UGC। इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट पूछा गया है कि जो NAC है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल जो है ये NAC UGC का ही एक पार्ट है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, NAC को UGC ने ही बनाया है, इसी का ये एक पार्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन NBA was established by UGC with the purpose of evaluating technical programs। सो इस वाली स्टेटमेंट की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया कि टेक्निकल प्रोग्राम्स की इसमें बात की गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, चलिए बताना है मुझे कि UGC कब बना था। ये हमने देख लिया कि UGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये मुझे बताइए कि UGC कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय UGC, सो इट वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय UGC। ओके, NBA को UGC ने एस्टैब्लिश नहीं किया था, NBA को AICTE ने एस्टैब्लिश किया था। ओके, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय AICTE। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि NAC को UGC ने एस्टैब्लिश किया था, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सेम क्वेश्चंस लेकर आई हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एज पर NEP 2020 फॉर ऑफरिंग अ 4-year integrated teacher preparation program, all teacher educational institutions will be required to convert multidisciplinary institutions by the year 2030। ठीक है, 4-year इंटीग्रेशन कोर्सेज जो आए हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए उसमें बोला गया है कि कितने ईयर तक, कौन से ईयर तक इनको ये अपने इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, यानी कि बहुविषयक बनाना है। तो ये टारगेट उनको 2030 तक पूरा करना है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन NEP 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन को बेहतर बनाने का काम करती है एंड इसमें प्राचीन भारतीय यूनिवर्सिटीज के नाम भी मेंशन किए गए हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? नालंदा के बारे में बात की है, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला, इनके नामों को एज इट इज याद रख लीजिए। मिथिला के बारे में इसमें बात नहीं की गई है, ठीक है। मिथिला का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वॉज फेमस फॉर, देखो स्टूडेंट्स मिथिला यूनिवर्सिटी पता है किन्होंने बनाई थी? राजा जनक के बारे में आपको पता होगा, सीता माता के जो पिता थे राजा जनक, उनके द्वारा बनाई गई ये मिथिला यूनिवर्सिटी थी। एंड ये यूनिवर्सिटी उस जमाने में बहुत ही ज्यादा फेमस थी, खासतौर पर 2 सब्जेक्ट्स के लिए। पहला सब्जेक्ट है न्याय सूत्र, न्याय सूत्र के लिए ये फेमस थी, और दूसरा सब्जेक्ट था लॉजिकल साइंसेस। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, दैट इज B and D ओनली इज द करेक्ट आंसर्स। तक्षशिला इज एन important archaeological site
and UNESCO declared it to a World Heritage Site in the year what? So देखिए स्टूडेंट्स, तक्षशिला एक बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, लेकिन कुछ सालों पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया था। तो आपको बताना है कि कौन से साल में ये डिसीजन लिया गया था। ऑप्शंस हैं 1980, 1990, 1992 या फिर 1978। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1980। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। Which of the following universities were established in the year 1957? So 1957 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है यूनिवर्सिटीज को लेकर। इस समय पे 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिश किया गया था। वो कौन कौन सी है? पहली है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दूसरी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी और तीसरी है मद्रास यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 1957 में एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो इसलिए आंसर है A, B and C, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एज इट इज क्वेश्चन बहुत बार आया है, राइट। सो 1957 और ये 3 यूनिवर्सिटीज याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ग्रामेरियन पाणिनि had his education at। so देखिए पाणिनि या पाणिनि जिनको आप बोलते हो, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस व्याकरण इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा या फिर श्रीधन्य कटक। ओके, सो पाणिनि की जब भी हम बात करते हैं या कौटिल्य की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। According to UGC list published the state with the most universities। so UGC के लिस्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नो, तमिलनाडु में भी नहीं है, सबसे ज्यादा है राजस्थान में। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट एग्जाम्स में ये बहुत बार आया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलती है इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज फ्री। प्राचीन काल में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होती थी। ओके, दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज सेंट्रलाइज्ड। ओके, तो सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, पहले हम ये देखेंगे। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज पर एक बारी में फोकस किया जाता था, कि अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई करने आए हो तो एंशिएंट एजुकेशन के टाइम पर आपको सिर्फ मेडिसिन पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप तीरबाजी या कुछ सीखने आए हो तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा। ये स्टेटमेंट 2 बोलती है, जो कि गलत है। सेंट्रलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होती थी, सब कुछ उस समय पे सिखाया जाता था स्टूडेंट्स को, एंड एजुकेशन बिल्कुल फ्री हुआ करती थी, एंड एजुकेशन के लिए स्कूल्स की जगह गुरुकुल हुआ करते थे, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं फटाफट से। अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, एंड जो भी यूनिट अगली आप चाहते हो वो भी मैं लेकर आऊंगी, बस मुझे बता दीजिए। According to NEP 2020, the first vertical of higher education commission in India, which commission of India will be the what? So देखिए, पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में सुना होगा। ये क्या करता था, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देता था। अब लेकिन यूजीसी को हटाकर उसकी जगह एक अम्ब्रेला टर्म, एक अम्ब्रेला कमीशन बना दिया गया है, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपके 4 वर्टिकल्स हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि पहला वर्टिकल यानी कि इसका प्रथम वर्टिकल कौन सा है। 4 वर्टिकल्स को बस रट्टा मार के याद नहीं करना है, इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो सबसे पहले है नैक, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। सो नैक जो है ये है सेकंड वर्टिकल, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा है नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट वर्टिकल HECI का NHERC है। ओके, तीसरा वर्टिकल है
HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और चौथा वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए रेगुलेट करना उसको बहुत जरूरी होता है, तो सबसे पहले रेगुलेटरी काउंसिल आता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे एक्रेडिएशन, नैक आप लोगों ने याद रख लेना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है ग्रांट। अब देखो ये मेजरली तो यूजीसी को चेंज करके ही ये कमीशन बनाया गया है, तो यूजीसी ग्रांट देता था, इसीलिए ग्रांट जहां पर आएगा वो तीसरा होगा, ओके। एंड फोर्थ नंबर पर आ गया जनरल काउंसिल, ओके। सो इस तरीके से 4 वर्टिकल्स आपने याद रखने हैं। इसकी सीक्वेंसिंग और वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग हमने अभी देख ली, वर्किंग में आपको आगे बताती हूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। सो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। Which university in India was first to throw all university examinations open to girls? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस गर्ल्स के लिए ओपन रखे थे? पंजाब, कलकत्ता, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओपन टू गर्ल्स जब भी बात की जाती है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। एज पर NEP 2020, चलिए अब एक काम करते हैं, एक होमवर्क दे रही हूं, बताइए मुझे NEP 2020 में NEP की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पर NEP 2020, ये होमवर्क का आंसर आप मुझे कहाँ दोगे? कमेंट करके दोगे, ठीक है। आपका जवाब सही है या गलत, ये मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। एज पर NEP 2020, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो is sought to be achieved to the extent of 50% by what? So देखिए इसमें बोला है 50% GER कब तक कवर करना है, तो उसका टारगेट है 2035, ओके। इसको एज इट इज याद रख लीजिए। एंड स्कूल के लेवल पर 100% जो है वो 2030 होगा आंसर। सो ये देखिए वर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, यहाँ पर चारों वर्टिकल्स के नाम दिए, मैच करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्टिकल मैंने क्या बताया, चीजों को रेगुलेट करना है, तो ए को हम सेकंड से मैच करेंगे और देखिए यहीं से हमें आंसर मिल गया, राइट। उसके बाद ग्रांट देने का काम तीसरा वर्टिकल करता है, सो ग्रांट कहाँ पर दी गई है, ऑप्शन नंबर इसमें, तो सी को हम फोर्थ से मैच करते हैं, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही, ओके। यहाँ पर ये भी है, ए का सेकंड, सी का फोर्थ, ठीक है। ये भी है, था ई का सेकंड, सी का फोर्थ, और इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर, ओके। अभी हमने डिस्कस किया था, देखिए सेम क्वेश्चन से अगर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। इसी क्वेश्चन को और भी तरीकों से पूछा जा सकता है, बस बेस आपको क्लियर रखना है। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एज पर NEP 2020 और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ नहीं है, ये जो हमने अभी 4 वर्टिकल्स पढ़े, देखिए उन्हीं 4 वर्टिकल्स का नाम लिखा है, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी तरफ लिखी गई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का काम है रेगुलेशन देना, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं पता होता तो ये तो सबको पता ही था, रेगुलेशन देना इसका काम है। NAC का काम है एक्रेडिएशन देना, NA का मतलब ही यहाँ पर एक्रेडिएशन है। HEGC की का मतलब है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ग्रांट देना मतलब फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या चीजों को हैंडल करना। GEC इज रिलेटेड टू एकेडमिक स्टैंडर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बार बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। नॉलेज को शेयर करने के लिए ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, more higher education institutions shall be established and developed in
अंडर सर्व्ड रीजन्स टू एंश्योर फुल। अब देखो इसमें बोला है कि एनईपी 2020 ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है, अंडर सर्व्ड रीजन्स में, जहां पर अभी तक स्थापित नहीं किए गए वंचित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने चाहिए। एंड उनका मेजर फोकस 3 चीजों पर होना चाहिए। वो 3 चीजें क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन बोलता है एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रेशन, असेसमेंट, इक्विवेलेंस एंड आइडेंटिटी, या फिर ऑटोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीकेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि जो भी कोर्सेज हैं, जो भी एजुकेशन है, उसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है समानता। समानता बोलती है कि आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, समान अधिकार सबके लिए होंगे। एंड इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, राइट। सो आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो हम लोगों ने स्वयं पोर्टल पढ़ा है, ठीक है। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। स्वयं में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स तो होते हैं एंड साथ ही 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। 9 कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, स्वयं के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी कोर्सेज हैं स्वयं के अंदर, उन सभी कोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने, अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स है, उसके लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर है। स्कूल लेवल की एजुकेशन है, उसको हैंडल करने के लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर है। तो ऐसे 9 कोऑर्डिनेटर स्वयं के अंदर है। तो उनमें से 4 कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। ओके, सो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले यूजीसी सीईसी। यूजीसी सीईसी जो होता है, ये आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के नॉन टेक्निकल, यूजी और पीजी के नॉन टेक्निकल कोर्सेज को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो ए का थर्ड, तो इसलिए ये वाला ही ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेप्टेल, एनपीटीईएल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ये क्वेश्चन बहुत बार फुल फॉर्म इसकी एग्जाम में आई है, ठीक है। सो नेप्टेल हमें इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्सेज के एक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इज रिलेटेड टू सेल्फ पेस्ड एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग कोर्सेज। एंड लास्ट है इग्नू। इग्नू जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हमें देता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Which of the following are the central universities of India? Okay, so देखो आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है। अब रिसेंट जो 2023 में डेटा आया था, उसके हिसाब से हमारे पूरे देश में कितनी टोटल यूनिवर्सिटीज है, ये नंबर है 1114। 1114 टोटल यूनिवर्सिटीज है, जिसको डिवाइड किया गया है सेंट्रल में, स्टेट में, डीम्ड में और प्राइवेट में, ठीक है। वो सबके नंबर्स ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में शेयर कर चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लेना। सो इस क्वेश्चन में देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम पूछे गए हैं। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये बोलता है, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी नहीं है सेंट्रल। सिक्किम यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है। मणिपुर यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है, बट गुवाहाटी नहीं है। सो A, C and D, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोलती है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। इसमें बोला है कि हायर एजुकेशन का मेन उद्देश्य ये है कि वो बच्चों में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उनको डीप लर्निंग, रट्टा नहीं मारना है, बस डीप लर्निंग के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। तो बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। सेकेंड बोलती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क बट कैन नॉट ग्रांट डिग्रीज। अगर कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं ग्रांट कर सकती तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहां तक ये स्टेटमेंट सही थी कि अपना कोर्स, अपना सिलेबस वो डिजाइन कर सकते हैं, यहां तक स्टेटमेंट सही थी, बट यहां इस पॉइंट की वजह से गलत हो गई। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स।
In the context of higher education, National Education Policy 2020, that is NEP 2020 has emphasized the need for. NEP 2020 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात की थी। उन्होंने एक बात पर बल दिया था, जो क्या है, जो है इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण। किसमें? एजुकेशन में। एनईपी 2020 ने बोला था कि हायर एजुकेशन को अंतरराष्ट्रीयकरण करना इसका बहुत जरूरी है, कि इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हमारे कंट्री में बच्चों को मिलनी चाहिए। How many universities in the country are referred to as UGC Care Universities? So UGC Care Universities के अंदर हमारे देश में अभी तक 4 यूनिवर्सिटीज को काउंट किया गया है। ये 4 यूनिवर्सिटीज के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दूसरी है TU यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे है MSU, दैट इज MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। और फोर्थ नंबर पर है UOH, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो इसको नोट कर लीजिए, ये 4 नाम है। आप लोगों से एग्जाम में ये जो है नाम थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो JNU, तेजपुर यूनिवर्सिटी, MSU का मतलब मैंने आपको क्या बताया, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो कि गुजरात में है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि यूजीसी केयर की फुल फॉर्म क्या है। यूजीसी का मतलब तो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब केयर की फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, वो है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। ओके, सो इसको नोट कर लेना है आपने। The focus of first 5-year plan was on. So first 5-year plans को already हमने discuss किया है, and इनका major focus किस पे था? Professional and management education पर था। Which of the following specific programs are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices? So UGC के द्वारा कुछ programs को initiate किया गया था जो कि major focus कर रहे थे values यानी कि मूल्य और नैतिक प्रथाओं के ऊपर। इसमें देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आपको बोलता है जीवन कौशल, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तो जीवन कौशल है, दूसरा है दीक्षारंभ, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व भारत नहीं है, गुरु दक्षता, ये भी बिल्कुल सही है, और विश्व दर्शन नहीं है। तो A, B एंड D आप देखोगे करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। Which of the following are the state universities of India? तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये 3 है स्टेट। सिक्किम क्या है? सेंट्रल है, हमने अभी अभी पढ़ा था। तो A, C एंड D इज द करेक्ट आंसर। तक्षशिला वॉज वन ऑफ द चीफ सेंटर्स फॉर इम्पार्टिंग व्हाट? सो देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपने सुना है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी। वो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए थी? ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस है वेटनरी साइंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। सो देखिए स्टूडेंट्स, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहले इंडिया में होती थी बट अभी पाकिस्तान में है, एंड 1980 के बाद से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है, राइट। एंड ये यूनिवर्सिटी उस समय में मेडिकल साइंस और सर्जरी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी। आप लोगों ने चरक का नाम सुना होगा, ठीक है, चरक का नाम सुना होगा। चरक जो है आयुर्वेदा में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एंड वो तक्षशिला के ही एक स्टूडेंट रहे हैं। Which of the following recommended the establishment of national universities in India? ओके, सो डिफरेंट कमीशंस के नाम आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है कि नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन, नॉलेज कमीशन या फिर यशपाल कमीशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉलेज कमीशन। ओके, अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन से ईयर में ये रिकमेंडेशन दिया गया था।
नॉलेज कमीशन ने सन 2006 में ये रिकमेंडेशन सबमिट करवाया था। इसके अंदर और भी ज्यादा रिकमेंडेशंस दिए गए थे, उनको हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एंड नॉलेज कमीशन क्या था? ये एक थिंक टैंक है, इंडियन थिंक टैंक इसको बोला जाता है, जो कि 13 जून 2005 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बाकी के कमीशन जैसे कोठारी, राधाकृष्णन, यशपाल कमीशन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है एंड आप चाहते हो कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो में लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर आपके लिए जल्दी से जल्दी वो वीडियो लेकर आऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHERC? हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यूजीसी को बदलकर अभी एक कमीशन बना दिया गया है जिसके 4 वर्टिकल्स हैं, उसमें से सबसे पहला वर्टिकल NHERC है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन रिव्यू काउंसिल, नो। नेशनल हायर एजुकेशन रिपोजिटरी काउंसिल, ये भी नहीं है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल या फिर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम यूजीसी की जगह पर उसको रेगुलेट करना हुआ है। रेगुलेटरी तो सही है, लेकिन ये काउंसिल होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट देना चाहती हूँ कि आप सभी के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है। इस ग्रुप की खास बात यह है कि ये डिस्कशन के लिए सबके लिए ओपन है। यहाँ पर आपके कोई भी पेपर 1 के डाउट्स हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट MCQs भी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से रिविजन होती रहे। जो भी लेक्चर्स हमारे लाइव रहते हैं, रिकॉर्डेड रहते हैं, उनके लिंक्स भी आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। बस आप सभी स्टूडेंट्स इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। Which of the following characteristics pertain to non-conventional learning? यानी कि गैर पारंपरिक शिक्षा से संबंधित यहाँ पर विशेषताएं आप लोगों को ढूंढनी है। ऑन कैंपस एजुकेशन विद फिक्स्ड टाइम, इसमें बोला जा रहा है कि कैंपस में ही आप लोगों की फिक्स टाइम, फिक्स शेड्यूल को लेकर के क्लासेस ली जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी, नो। टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं होती थी। नॉन कन्वेंशनल, देखिए कन्वेंशनल मतलब पुराने जमाने की एजुकेशन, उस वक्त स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता था, टीचर सेंटर्ड मेथड यूज किए जाते थे। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो अभी एजुकेशन है, अभी की एजुकेशन लर्नर सेंटर्ड मानी गई है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर अटेंडेंस ऐसा भी कुछ नहीं है एंड नो फिक्स्ड करिकुलम। अब नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं ऐड किया गया है, राइट। बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम अभी बना दिया गया है ताकि स्टूडेंट एजुकेशन को बर्डन ना समझे। In India, much of the central government expenditure on general higher education is routed through. So it is routed through Natural Council of Teacher Education. No, ऐसा कुछ भी नहीं है। All India Council for Technical Education, जिसको हम AICTE के नाम से जानते हैं, जनरल हायर एजुकेशन की बात की है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। UGC, ये है आपका सही आंसर, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। Next question है the recommendation that no student should be allowed to specialize in teaching a subject unless he had it in BA BSc was made by। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें बोला गया है कि किसी भी छात्र को किसी विषय में को पढ़ाने में विशेषज्ञता की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उन्होंने BA और BSc में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ना ली हो। ये रिकमेंडेशन किनके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आपके एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 से 66 के बीच में चला था। इस कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी। तो देखो स्टूडेंट्स, बाकी के जो भी कमीशन हैं मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है, नहीं पढ़ी है, डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो। तो कौन से कमेटी कब बनी थी, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, आगे इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे, इस कमेटी के क्या क्या वर्किंग प्रोटोकॉल्स है, इस कमेटी को क्यों और किसने बनाया गया था, क्या इसके टारगेट्स थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यूजीसी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? रिसर्च और इनोवेशन, हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ओके, ये नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल सही है। तीसरा बोलता है इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन कंट्री, हर बच्चा
हायर एजुकेशन अपनी पूरी करे, ये यूजीसी का काम नहीं है। डिसबर्सिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी, देखिए यूजीसी का नाम ही ग्रांट कमीशन है, तो ये ग्रांट्स तो देता ही है। अगला है सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड ही हमें करवाता है। ओके, तो सही आंसर है बी, डी एंड ई ओनली। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, जितनी बार हो सकता है समझ लीजिए अच्छे से चीजों को। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन, ऑनरेबल Supreme Court directed which of the following national body organization to frame and prescribe a course in environment education? Okay, higher education में environment education के बारे में किन्होंने recommend किया था? UGC, NCTE, NCERT या फिर AICTE? चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ। यूजीसी की फुल फॉर्म तो सबको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनसीटीई की फुल फॉर्म बताओ, एग्जाम में आती है एनसीटीई की फुल फॉर्म, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो है यूजीसी। सुप्रीम कोर्ट को एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए जो भी बात हुई थी वो यूजीसी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर लो एनरोलमेंट इन वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया। अब देखो सरकार ने वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की है, जिसमें बच्चों को ना सिर्फ बुक में जो है वो पढ़ाया जाता है, बल्कि उनको रियल लाइफ में एक्चुअल में जॉब का क्या एनवायरमेंट रहता है वो सब चीजें 9th क्लास से पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। बट उसमें कम बच्चों की एनरोलमेंट अभी तक है। क्यों? क्योंकि उसका फीस ज्यादा है। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अभी तक नहीं दी जा रही है। ऐसा भी कुछ नहीं है, फैसिलिटीज पूरी दी जा रही है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर देखिए। अनअवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, काफी ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज अभी तो हैं, तो ये भी गलत है। रॉन्ग परसेप्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक्चुअल में अभी तक समझ ही नहीं आया है कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है और कितना ज्यादा फायदेमंद है ये किसी भी बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज इन इट्स फॉर्मेटिव ईयर्स which university had taken to the strategy of adopting multimedia instructions through Gyanvani and Gyan Darshan? Okay, so Gyanvani और ज्ञान दर्शन किस चीज से जुड़ा है, किस यूनिवर्सिटी से ये जुड़ा हुआ है? तो ये इग्नू से ही रिलेटेड है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन इग्नू का ही एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इन्होंने इनिशिएटिव नहीं है, मतलब इन्हीं के द्वारा ये सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 बोलती है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद स्कूल एंड हायर एजुकेशन एट एवरी लेवल। ओके, इंडियन लैंग्वेजेस में टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए स्कूल से लेकर कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये एनईपी 2020 ने बोला है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 बोलती है यूनेस्को हैज डिक्लेयर 220 इंडियन लैंग्वेजेस एज एंडेंजर्ड, यानी कि लुप्त हो रही है लैंग्वेज 220। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगेन एनईपी 2020 के बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 the teacher must be the locus of basic reforms in country's educational reforms, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षिक सुधारों में बुनियादी सुधारों का केंद्र होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक टीचर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ये एक इसका सिंपल सा मीनिंग हम निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। Historically marginalized or the disadvantaged student sections of the society should get paid quality education irrespective of their place or of residence। इसमें बोला गया है कि समाज में जो कोई बहुत बैकवर्ड एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको एक बेस्ट एजुकेशन देनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस जगह से है, किस सिटी से है, किस गांव से है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नॉलेज कमीशन विद रिगार्ड्स टू हायर एजुकेशन। सो देखिए नॉलेज कमीशन के बारे में हमने अभी पढ़ा था, इसने और भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे कि ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये रिकमेंडेशन इनकी नहीं थी। क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो जाएं, नहीं। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन की हायर एजुकेशन पर फोकस करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जाए। फोकस ऑन अफर्मेटिव एक्शन यानी कि सकारात्मक कार्यवाही हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एफर्ट्स टू अचीव एक्सीलेंस, उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास, बिल्कुल सही है। और नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन जो है वो NEP 2020 की रिकमेंडेशन है, ना कि नॉलेज कमीशन की। ओके, सो सही आंसर क्या है? C, D एंड E ओनली। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the expenditure on the research and innovation in India at present is only कितने % of GDP, यानी कि इसमें पूछा गया है कि इंडिया की GDP का कितना प्रतिशत उसकी रिसर्च और इनोवेशन में लगाया जाता है, तो वो है 0.69%। Which of the following acronym and its expansion are not correctly matched? Okay, so NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है। NCTE, होमवर्क पे भी दिया था ये क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, जैसे B.Ed वगैरह होते हैं हमारे, वो सब NCTE के अंदर आते हैं। अगला है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर अप्लाइड रिसर्च, नो। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इस क्वेश्चन में सही आंसर इनकरेक्टली मैच, यानी कि ICAR की गलत डेफिनेशन है। ठीक है, गलत फुल फॉर्म बताई गई है यहाँ पर, तो सही फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च नहीं है, एग्रीकल्चरल रिसर्च है, राइट। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई डाउट है आप मुझे जरूर बता दीजिए, एंड अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ इस सीरीज को, रोज ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं। नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स NCRI is a registered autonomous society fully funded by central government। ठीक है, देखो डिटेल में नहीं जाना, बस ये समझना है कि इसमें पूछा है NCRI कहां पर स्थित है। ठीक है, कहां पर है ये है आपका हैदराबाद, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये एक रजिस्टर्ड ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा फंड प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है एज पर NEP 2020 इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द फोकस एरिया ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी चूजन बेस्ड ऑन। ओके, सो हायर एजुकेशन NEP में वोकेशनल एजुकेशन का फोकस किस पे रहना चाहिए? जेंडर बेसिस? नो। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें कि मेल फीमेल में डिफरेंस किया जा रहा है। स्किल गैप एनालिसिस, वैल्यू ओरिएंटेड लर्निंग, मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटी, या फिर विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B एंड D की स्किल गैप, कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Next question is which of the following the recommendations of which of the following committee the Central Advisory Board of Education CABE was revived in 1935। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला है CABE यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1935 में एस्टैब्लिश किया गया था, तो किस कमेटी के द्वारा ये सिफारिश, ये रिकमेंडेशन दिया गया था? ऑप्शंस हैं SH वुड कमेटी, हरतोग कमेटी, वुड अबॉट कमेटी, या फिर सैडलर कमेटी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हरतोग कमेटी। ठीक है, सो केब की रिकमेंडेशन हरतोग ने दी थी। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ स्टेट और सेंट्रल एक्ट बाय अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट।
इसमें बोला है कि कोई भी एक निजी विश्वविद्यालय जब होता है किसी भी स्टेट में, जब वो स्टेट या फिर सेंटर में उसको जब एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसको रजिस्टर करने के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट काम में आता है, उसके रूल्स काम में आते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। और 2 बोलती है द चांसलर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एज द केस में बी। नो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इसमें चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। It is said that in the early Vedic period, women had equal rights to get any type of education. वैदिक काल जो हुआ करता था, गुरुकुल वगैरह वाला पीरियड, उस समय पे बोला जा रहा है कि विमेन को पूरा अधिकार था, बराबर एजुकेशन के राइट्स उस समय हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है इन द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड एज देयर वर नो सेपरेट गुरुकुल्स फॉर गर्ल्स of age 12 years and above they should not receive higher education। देखो, वैदिक पीरियड के शुरुआत में तो महिलाओं पुरुष के लिए बराबर अधिकार थे, लेकिन वैदिक पीरियड के एंड में क्या होने लगा कि 12 साल से ज्यादा की लड़कियों के लिए अलग से गुरुकुल्स यानी कि अलग से हॉस्टल्स नहीं हुआ करते थे। और उस समय में लड़की और लड़कों को एक साथ ऐसे रहने भी नहीं दिया जाता था, अभी भी नहीं रहने दिया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन सेपरेट हॉस्टल्स गुरुकुल्स नहीं होते थे जिसकी वजह से लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। एंड यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को आई होप समझ आ गई हैं चीजें कि हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसी के साथ एंड करते हैं फिर आज के सेशन को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।